तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है जयदीप आमेटा और आज हम बात करने वाले हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। हमने मोमेंटम के बारे में बात करी थी। मास इनटू वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, मोशन को डिफाइन करती है किसी ऑब्जेक्ट के। हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा कि अगर एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स एक साथ रखे हुए हैं किसी सिस्टम में, या फिर एक अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए हमें अगर मोमेंटम लिखना है तो हम लिख सकते थे मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये बात हमने करी थी। टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये हमने बोला था। इन्हीं सब से रिलेट करके हम ये टॉपिक अभी पढ़ेंगे। तो बात करते हैं ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन से ऐसा देखा गया कि जब एक क्लोज्ड या एक आइसोलेटेड सिस्टम, जब एक आइसोलेटेड मतलब अलग से रखा हुआ जिसपे किसी का कोई इन्फ्लुएंस ना हो, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड। और इसका मतलब ये भी हुआ कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। क्या मतलब हुआ? नो एक्सटर्नल फोर्स। तो व्हेन इन आइसोलेटेड सिस्टम यानी नो एक्सटर्नल फोर्स और क्लोज सिस्टम मतलब उसका मास कांस्टेंट रहे। क्या मतलब हुआ? मास कांस्टेंट रहे। तो जब एक आइसोलेटेड सिस्टम और क्लोज सिस्टम होता है तो उसके लिए मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये देखा गया ऑब्जर्वेशन से, और इसी को फाइनली बोला गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट। तो इसको लिख सकते हैं फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम या फॉर इसको लिखेंगे इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं कैसा सिस्टम? आइसोलेटेड सिस्टम। ऑफ कांस्टेंट मास मतलब क्लोज सिस्टम, then linear momentum of the system remains constant, या कंजर्व भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर। ये हुआ आपका लॉ है, इसका प्रूफ नहीं है, ये एक ऑब्जर्वेशन है और ऐसा सभी के लिए वैलिड पाया गया, इसलिए इसको लॉ बना दिया गया। ओके, अब इस लॉ से रिलेटेड कुछ खास बातें। पहली बात ये कि अगर हमें सिस्टम का मोमेंटम लिखना है तो हम भाई जानते हैं कि सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए अगर टोटल मोमेंटम मुझे लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा? सभी पार्टिकल्स का इंडिविजुअल मोमेंटम को मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे टोटल मोमेंटम मिल जाएगा। और क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको आराम से ऐसा किया जा सकता है। तो भाई इससे क्या समझ में आ रहा है? इससे ये कि अगर हर एक पार्टिकल का मोमेंटम मिला के हम टोटल मोमेंटम लिख पा रहे हैं और टोटल मोमेंटम अगर कांस्टेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल मोमेंटम भले ही चेंज हो सकते हैं, P1 P2 P3 ये चेंज हो सकते हैं, लेकिन सब मिला के टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे एक्ट नहीं कर रहा है तो। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस हम आगे आएंगे और बड़े क्वेश्चंस इस पे आते हैं बहुत सारे। कोलिजन पूरा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड आएगा। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं ऐसे जिसमें एक पार्टिकल टूट के डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में बढ़ जाता है, फिर उनके लिए आपको मोमेंटम कंजर्वेशन करना पड़ता है। गन और बुलेट सिस्टम, इस पे मोमेंटम कंजर्वेशन होगा। पेंडुलम वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें मोमेंटम कंजर्वेशन, स्प्रिंग वाले क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की जरूरत हमें पड़ने वाली है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए टॉपिक है। तो फर्स्ट थिंग हमें ये समझ में आना चाहिए कि अगर टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड, इट डजंट मीन कि इंडिविजुअल मोमेंटम भी चेंज नहीं हो सकता ना। इंडिविजुअल मोमेंटम चेंज हो सकता है लेकिन सब मिला के टोटल मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। क्लियर है बात? So this equation shows that in absence of external force for a closed system, the linear momentum of individual particles may change, but their sum remains unchanged with time.
ये कंजर्वेशन किसके साथ कर रहे हैं हम? टाइम के साथ। टाइम के साथ ये चेंज नहीं होना चाहिए। ओके, तो जैसे अगर मैं एक बात करूं, एक गैस कंटेंट इन अ जार, एक जार है, उसमें गैसेस भरी हुई हैं, जार क्लोज्ड है, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द जार जीरो है, जार रखा हुआ है ना। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अंदर जो गैसेस पार्टिकल हैं उनका मोमेंटम भी जीरो है? नहीं, वो तो अंदर मूव करती हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। जो गैसेस अंदर रखी हुई हैं उनके पास एक रैंडम मोशन होता है। जब मोशन है तो उनके पास मास है, वेलोसिटी है, मतलब उनके पास मोमेंटम भी है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल अगर आप उस जार में देखो, हर एक पार्टिकल का अपना कोई ना कोई मोमेंटम है। लेकिन अगर ओवरऑल मोमेंटम उस सिस्टम का आप देख रहे हो तो वो जीरो है, और हमेशा जीरो ही रहने वाला है। और अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनका मोमेंटम चेंज भी हो सकता है, वो आपस में कोलाइड करती हैं, रुकती हैं, फिर उधर उधर जाती हैं। मोमेंटम चेंज हो रहा है लेकिन फिर भी टोटल मोमेंटम सिस्टम इज जीरो। ये स्टेटमेंट क्लियर है आप लोगों को? पक्की बात। दूसरा, जो लीनियर मोमेंटम होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है, ये बात हम पहले कर चुके हैं। लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट क्या ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, ये डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? क्या ये लॉ डिपेंड करेगा? तो सोचो कि किसी एक फ्रेम से आप एक सिस्टम को देख रहे हैं, उस पर नेट फोर्स जीरो है और उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है, ठीक है। किसी दूसरे फ्रेम से मैं उस सिस्टम को देख रहा हूँ, उस पर नेट फोर्स जीरो है, उसका मोमेंटम कंजर्व्ड है। पर सोचो, आपके हिसाब से उस सिस्टम का मोमेंटम कुछ और हो सकता है, मेरे हिसाब से उस सिस्टम का मोमेंटम कुछ और हो सकता है, लेकिन क्या समय के साथ ये चेंज हो रहा है? क्या आपने जो मोमेंटम उसका देखा वो समय के साथ चेंज हुआ? नहीं, नेट फोर्स जीरो है, जो मोमेंटम आपने देखा वो उतना का उतना रहा। अच्छा, जो मोमेंटम मैंने सिस्टम का देखा वो भी समय के साथ उतना ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, लीनियर मोमेंटम डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, लेकिन ये लॉ जो है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये डिपेंड नहीं करता फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जो भी मोमेंटम आप अपने फ्रेम से देख रहे हैं वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। समय के साथ ऐसा नहीं है कि एक फ्रेम से तो वो चेंज होने लगा, दूसरे फ्रेम से वो चेंज नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जो आपने मोमेंटम देखा आपकी फ्रेम से वो हमेशा उसका बना रहेगा, जो मैंने देखा उसका मोमेंटम अपने फ्रेम से वो हमेशा उसका बना रहेगा, अगर उस पर नेट फोर्स जीरो है तो। क्लियर है बात? तो हम लिख सकते हैं कि लीनियर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, बट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ linear momentum is independent of reference frame. क्लियर है बात यहां तक? पक्की बात। चलिए, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो गई। आगे अगर बात करें तो हम बोल सकते हैं कि जो कंजर्वेशन, ये जो लॉ आप बात कर रहे हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दिस इज इक्विवेलेंट टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। कैसे? देखिए भैया, दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम is equivalent to न्यूटन्स थर्ड लॉ। भाई न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या था? न्यूटन्स थर्ड लॉ था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये इससे पता चल रहा है। कैसे? तो बताओ, अगर एक सिस्टम है अपने पास, फॉर सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स, ठीक है, फॉर अ सिस्टम ऑफ टू मासेस, ऐसा बात कर लें अगर, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, अगर उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। अगर ऐसा है तो हम बोलेंगे कि P1 प्लस P2 इक्वल टू कांस्टेंट। या तो ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही बोलता है कि नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कांस्टेंट। तो अगर मैं ऐसा लिखूं, m1v1 प्लस m2v2 इक्वल टू कांस्टेंट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूं तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा m1 dv1 by dt1 प्लस m2
dv2 बाय dt2, मास कांस्टेंट लेके चलते हैं अपन अपने केसेस में। अगर ऐसा आपने किया तो ये बन रहा है ma1 प्लस m2a2 इक्वल टू 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0। ठीक है, यहां से मिला इफ दिस इज फोर्स F1, दिस इज फोर्स F2 इक्वल टू 0, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि F1 इक्वल टू माइनस F2। तो अगर एक सिस्टम पे या एक पार्टिकल पे, सिस्टम में दो पार्टिकल्स हैं, एक पार्टिकल पे अगर फोर्स F1 है तो दूसरे पे फोर्स F2 है, अपोजिट डायरेक्शन में, और दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, यहाँ से हमें प्रूव हो रहा है F1 इक्वल टू माइनस F2। सो दिस इज नथिंग बट एक्शन रिएक्शन पेयर। ये आपको यहाँ से समझ में आ रहा है। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम न्यूटन्स थर्ड लॉ की तरफ भी लीड करता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अगर फोर्थ हम इसके बारे में बात करें, इस लॉ के बारे में, तो ये जो लॉ है ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल लॉ क्यों बोल रहे हैं? कि ये हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो सिस्टम मैक्रोस्कोपिक हो, माइक्रोस्कोपिक हो, बहुत छोटा हो, बहुत बड़ा हो, चाहे एटम के अंदर की बात हो, चाहे यूनिवर्स की बात हो, हर जगह ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड है। जहां पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है, जब हम आगे बात करेंगे 12th में मॉडर्न फिजिक्स में, जब हम बात करेंगे क्लासिकल फिजिक्स वहां काम नहीं करती, पर तब भी ये लॉ जरूर काम करता है। तो ये यूनिवर्सल लॉ है, हर जगह किसी भी लेवल के सिस्टम पे ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं इस लॉ के कुछ कॉमन एप्लीकेशंस पे। ठीक है, जो पहला एप्लीकेशन है वो आता है गन और बुलेट का। ठीक है, लिखते हैं फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। ठीक है, ये इसका पहला एप्लीकेशन है। अब सोचिए कि अगर मैं सिर्फ बुलेट को अपना सिस्टम मानता हूँ। भाई हम जानते हैं गन और बुलेट सिस्टम में क्या होता है कि एक गन अगर ऐसी रखी हुई है और बुलेट इसके अंदर अगर है, तो बुलेट फायर जब आप करते हैं तो यहाँ से किसी वेलोसिटी के साथ बाहर निकलती है। इसके मास एम मान लें, इसका मास अगर कैपिटल एम मान लें, ऐसा सिस्टम होता है, इसको पीछे एक रिकॉइल स्पीड मिलती है ऐसी। ये एक सिस्टम अपने पास बनता है। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ बुलेट को अपना सिस्टम मानता हूँ, किसको माना मैंने? सिर्फ बुलेट। तो बुलेट इज अ सिस्टम। तो देखो इसके साथ क्या हो रहा है, जब ये गन के अंदर थी बुलेट, तो रेस्ट पे थी, इसका मोमेंटम 0 था। अच्छा, जब ये बाहर निकली गन से तो उसके पास वेलोसिटी है v, इसका मोमेंटम है mv, तो इसका मोमेंटम तो चेंज हो गया। 0 था, 0 से mv हो गया, है ना? मोमेंटम 0 से mv के बराबर हो गया, तो ये तो चेंज हो गया मोमेंटम में। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम फेल हो गया? नहीं। क्यों नहीं? अरे भैया, जब आपने बुलेट को माना है अपना सिस्टम, तो इस पे तो फोर्स लगा है। जब आपने ट्रिगर पुल किया, तो ट्रिगर से अंदर जो मैकेनिज्म आया, उस मैकेनिज्म की वजह से इस पे फोर्स लगा, और इस पे जब एक्सटर्नल फोर्स लगा तो बिल्कुल इसका मोमेंटम तो चेंज होना ही था। तो इसमें कोई कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन फेल नहीं हुआ है। अगर हाँ हम पूरे गन और बुलेट को एक सिस्टम मानते हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक बात है, बुलेट इज सिस्टम है तो मोमेंटम चेंज होगा, क्योंकि इस पे एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल एग्जिस्ट एग्जिस्ट करता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर अब अगर अपन इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, ये पूरा अपना एक सिस्टम है, गन और बुलेट अपना एक सिस्टम है। अब इसको अगर बात की जाए तो अब क्या बोलेंगे, इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। गन बुलेट सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। जो भी अंदर के फोर्सेस हैं वो इंटरनल है। जो आप ट्रिगर पुल हुआ है, उस ट्रिगर की वजह से बुलेट पे जितना फोर्स लगा होगा, उसका अब इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गन पे भी लगा होगा। तो नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज 0, एक्सटर्नल फोर्सेस पे कुछ नहीं है। तो इसकी वजह से अगर बात की जाए तो मैं बोलूंगा, अगर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम की बात करें, तो सिस्टम का मोमेंटम किस किस से मिलेगा? गन के मोमेंटम से और बुलेट के मोमेंटम से, ऐसा होगा। और क्योंकि इनिशियली दोनों 0 हैं, तो हमेशा ये कांस्टेंट रह के 0 रहने वाले हैं। पक्की बात। मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम इज 0, क्योंकि दोनों रेस्ट पे थे। फायर होने के बाद भी इनका टोटल मोमेंटम 0 रहना चाहिए, ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो यहां से हमें एक बात समझ में आती है कि जो
पीजी है वो माइनस पीबी के बराबर होगा। इसका मतलब ये कि जितना मोमेंटम बुलेट को मिला है उसका इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम गन को मिलेगा। ये बात क्लियर? पीजी इक्वल टू माइनस पीबी मतलब जितना मोमेंटम बुलेट को मिला उसका इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम गन को भी मिला। ठीक है, तो अगर बुलेट को फॉरवर्ड मोमेंटम मिला तो गन को बैकवर्ड मोमेंटम मिला। ठीक, अगर हम पी को लिख लें एम वी के बराबर तो मैं इसको लिख सकता हूँ कैपिटल एम कैपिटल वी इक्वल टू माइनस स्मॉल एम स्मॉल वी। ऐसा लिखा जा सकता है इसे, कोई खास बात नहीं। या फिर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ द गन निकालनी है तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ द गन इक्वल टू माइनस एम वी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। ये बात क्लियर? तो अगर आपको ये सब चीजें पता है, मास ऑफ द बुलेट, मास ऑफ द गन, वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, तो क्या वेलोसिटी ऑफ द गन आराम से निकाल सकते हैं। यस। और यहाँ से हमें ये बात समझ में आ रही है कि एक माइनस साइन लगा हुआ है, इट मींस ये अपोजिट डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है। केसी को आप रिकॉइल या किक कहते थे पीछे की तरफ। यस। तो ये सारी बातें हम यहाँ से प्रूव भी कर पा रहे हैं कि जब न्यूटन थर्ड लॉ ने बोला था कि एक्शन इक्वल एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो जो बुलेट आगे फायर हुई थी उसकी वजह से जो पीछे जो जर्क लगा था या जो रिकॉइल हुआ था गन का, वो यहाँ मैथमेटिकली भी प्रूव कर पा रहे हैं हम आराम से। ठीक है, तो बात ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ गन इस तरीके से आप निकाल सकते हैं माइनस एम बाई एम इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट। पक्की बात? तो इसी को बोलता है रिकॉइल, क्योंकि वेलोसिटी अब अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, और हमें ये बात पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है पी स्क्वायर बाई टू एम के बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम जानते हैं। तो अगर मैं मोमेंटम लिखता हूँ बुलेट का और मुझे पता है कि मोमेंटम ऑफ द गन, ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, अभी आपने प्रूव किया था यहाँ से कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। अगर मैग्नीट्यूड बराबर है तो काइनेटिक एनर्जी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, देखिए जरा। गन और बुलेट का अगर काइनेटिक एनर्जी का रेशियो देखा जाए तो होगा ये मास ऑफ बुलेट बाय मास ऑफ गन, क्योंकि इनवर्स रेशियो में है मास के, है ना। तो मैं अगर लिखूं इसकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट तो उसको लिख सकता हूँ एम बाई कैपिटल एम। ऐसा। यहाँ से एक बात और समझ में आती है कि काइनेटिक एनर्जी और ऑफ बुलेट और काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन जो है वो इक्वल नहीं है। मोमेंटम इक्वल है लेकिन काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे डिफरेंट है। और क्योंकि एम जो है वो बुलेट के मास से तो बहुत ही बड़ा है, गन का जो मास है वो बुलेट के मास से बहुत ज्यादा है, तो मैं ऐसे कह सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज मच मच लेस देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट। तो गन की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, और ऑब्वियसली ऐसा ही हमें चाहिए। हमें गन को पीछे थोड़ी फेंकना है, हमें बुलेट को आगे की तरफ फेंकना है। तो ठीक है, बात काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज हायर, अच्छी बात है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गन इज लोअर, ये भी बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पॉइंट देखें इसका तो वो क्या कहता है भाई कि यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी की आप बात करो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, भाई दोनों ही रेस्ट पे थे गन और बुलेट, जब दोनों रेस्ट पे थे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी सिस्टम की। पर अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखें फायर करने के बाद की, फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम अगर देखी जाए तो मैं बोलूंगा कि भैया यहाँ तो है काइनेटिक एनर्जी हाफ मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर प्लस हाफ मास ऑफ गन इंटू वेलोसिटी ऑफ गन का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ पे है और ये पॉजिटिव है बिल्कुल, मोर देन जीरो है। दिस काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन जीरो। इसका मतलब ये क्या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फेल कर जा रहा है, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फेल कर रहा है, क्या उसके अपोजिट जा रहा है कि भैया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो थी और एक ही लेवल पे आप मान लीजिए तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है पहले भी और अभी भी, तो ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, क्या इसने एनर्जी प्रोड्यूस कर दी? नहीं, हमने बोला था एनर्जी जो है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती रहती है, शिफ्ट होती रहती है। तो अंदर जो गन पाउडर था जो फायर हुआ जिसकी वजह से अंदर गैसेस प्रोड्यूस हुई, उसकी वजह से ही तो एक काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हुई। तो यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कभी फेल नहीं होता। यहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट हुई है फ्रॉम केमिकल एनर्जी ऑफ गन पाउडर टू द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दीज थिंग्स। क्लियर है बात? तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है। यहाँ पे क्या हुआ, केमिकल एनर्जी ऑफ गन पाउडर
is converted to kinetic energy of bullet and gun. पक्की बात? ठीक है बात यहाँ तक सारी? चलिए, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कई सारे आएंगे आपके सामने, बुलेट और गन पे बेस्ड। करने का तरीका आई गेस अब आपको क्लियर है। हमें नेट मोमेंटम ऑफ द सिस्टम को कंजर्व करना है। कैसे करना है? तो भैया बुलेट और गन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी, एक का मोमेंटम इज इक्वल टू दूसरे का मोमेंटम इन दी अपोजिट डायरेक्शन, है ना, पीजी इक्वल टू माइनस पीबी, ये भी आप यहाँ पे बात लिख चुके हैं। ठीक है, यहाँ से आप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, जो भी आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी या वेलोसिटी जैसा भी आपसे पूछा गया आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। अब सिमिलर एग्जांपल्स और क्या ले सकते हैं आप इसमें? तो सिमिलर एग्जांपल में आप बोल सकते हैं कि जो एक अर्थ और बॉल सिस्टम अगर देखें, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर अर्थ से आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ विद वेलोसिटी v, मास m, तो अर्थ का मास कैपिटल M है, इसको भी नीचे जाना पड़ेगा विद द वेलोसिटी v। ऐसा होता है, जब आप एक चीज ऊपर फेंकते हैं तो अर्थ भी नीचे जाएगी। ये कहता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों ऐसा? क्योंकि मोमेंटम ऑफ बॉल प्लस मोमेंटम ऑफ अर्थ इज अ कांस्टेंट, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर आप सिर्फ बॉल को अपना सिस्टम मानते हैं तो बॉल पे mg लग रहा है नीचे की तरफ, इस पे एक्सटर्नल फोर्स है, जब एक्सटर्नल फोर्स है तो इसका मोमेंटम चेंज होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर जाते जाते इसकी स्पीड जीरो हो जाती है, आपने इसको फेंका था v वेलोसिटी से, पर ऊपर गया तो वेलोसिटी जीरो हो गई, मोमेंटम में चेंज हुआ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर सिर्फ बॉल आप अपना सिस्टम लेते हैं तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स है तो मोमेंटम चेंज होगा, न्यूटन सेकंड लॉ कहता है। बट अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं, अर्थ प्लस बॉल एज अ सिस्टम, तो आप ये कह सकते हैं कि भैया अब इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए। फिर से वही बात आती है, एम वी प्लस एम इंटू वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अगर ऐसा है तो आप वेलोसिटी ऑफ अर्थ भी कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं, वो आएगा माइनस एम वी बाय एम के बराबर। अब क्योंकि मास ऑफ अर्थ इज मच 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 ग्रेटर देन मास ऑफ द बॉल, तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज वेरी वेरी लेस देन वेलोसिटी ऑफ द बॉल, जो कि नोटिस भी नहीं होती। क्लियर है बात? इसीलिए ये हमें दिखता नहीं है, बट अगर एक्चुअली मोमेंटम आप देखें, इसका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम करें तो ये रिजल्ट हमें यहाँ से मिलेगा। फिर से वही बात कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इनिशियल अगर थी तो जीरो थी, दोनों रेस्ट पे था। काइनेटिक एनर्जी फाइनली अगर बात करें तो कुछ है, वो एनर्जी आई कहाँ से? वो एनर्जी आई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज से, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दिस लीड्स टू काइनेटिक एनर्जी। तो जो पहले एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर थी, अब वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई। ठीक है, तो एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा वैलिड है, किसी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, इस वजह से वहां काइनेटिक एनर्जी आपको दिख पा रही है। क्लियर? ऐसा ही सिस्टम आप एक और देख सकते हैं कि आप अगर दो मासेस को स्प्रिंग से कनेक्ट कर दें और ये दोनों एक फ्रिक्शनलेस प्लेन पे रखे हुए हैं, स्मूथ प्लेन है, फ्रिक्शनलेस प्लेन है, ठीक है, तो मास m1 ले लीजिए, m2 ले लीजिए, फ्रिक्शन को यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट के ले लीजिए। आपने क्या किया, इसे स्ट्रेच किया पहले, या कंप्रेस भी कर सकते हैं, पर अब एग्जांपल लेते हैं, स्ट्रेच किया एंड देन रिलीज कर दिया। तो जब स्ट्रेच किया तो आपने होल्ड करके रखा हुआ था, इन दोनों की जो इनिशियल स्पीड थी वो जीरो थी। ठीक है, जैसे आपने इनको रिलीज किया, क्या ये दूसरे की तरफ भागेंगे? बिल्कुल भागेंगे, स्प्रिंग का काम है ये। तो स्ट्रेच स्प्रिंग फिर से कंप्रेस होना चाहेगी, अपने नेचुरल लेंथ में आना चाहेगी, तो ये दोनों ब्लॉक्स को एक दूसरे की तरफ लेके आएगी। जब एक दूसरे की तरफ लेके आएगी, अगर मैं पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ, बोलता हूँ कि ये पूरा जो है मेरा एक सिस्टम है, तो इस पूरे सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, मतलब दोनों का मोमेंटम जो है वो कंजर्व होना चाहिए, और क्योंकि इनिशियल मोमेंटम जीरो है, फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए। यहाँ से हमें समझ में आता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये वेलोसिटी v1 है तो ये वेलोसिटी v2 इस तरीके से लिखी जाएगी, माइनस का साइन आ रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ चलेंगे। क्लियर बात? अगर ये v1 इस तरफ है तो ये v2 इस तरफ होगा, कोई इसमें खास बात हमारे पास नहीं है। ठीक है, किए जा सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। अगर आपसे यहाँ पूछे जाए कि बताइए किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, तो वेलोसिटी का रेशियो हम देख सकते हैं यहाँ से, v1 बाई v2 अगर देखा जाए, मोमेंट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो v1 बाई v2 अगर देखें तो ये आपके पास आएगा m2 बाई m1 के बराबर। मतलब जो भारी होगा उसकी वेलोसिटी यहाँ पे ज्यादा होगी, कैसा कह सकते हैं?
सॉरी, जो भारी होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी, क्योंकि इनवर्स रेशो में यहाँ पे चल रहा है। हाँ? तो v1 अगर ज्यादा है मतलब m1 कम है, ऐसा अपन बोल सकते हैं। क्योंकि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जो लाइट होगा, जो हल्का होगा, वो ज्यादा वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। ठीक है। और अगर ऐसा है, हम मोमेंटम की बात कर रहे हैं, मोमेंटम दोनों के इक्वल हैं। अगर मोमेंटम इक्वल होते हैं तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होती है, मतलब जो हल्का है उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। तो ऐसे स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन भी इसमें आपसे पूछे जा सकते हैं। और अगर वेलोसिटी निकालनी है तब तो आप आराम से यहाँ से कैलकुलेट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती तभी हम लिख पाते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, तो हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। और ये काइनेटिक एनर्जी आई कहाँ से, तो जो स्प्रिंग में एनर्जी थी, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो थी, कहाँ से आई थी, वो स्ट्रेच करने की वजह से, वो फाइनली काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है सारी बातें, तो एनर्जी कंजर्वेशन यहाँ भी वैलिड है। तो आपसे बोला गया कि मान लीजिए कि स्प्रिंग को 10 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन दिया गया और पूछा गया आपसे कि बताइए इन दोनों की वेलोसिटीज कितनी होगी जब स्प्रिंग का एक्सटेंशन 5 सेंटीमीटर होगा। तो भाई एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं। इनिशियल एनर्जी 10 सेंटीमीटर के एक्सटेंशन की वजह से, फाइनल एनर्जी, इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी प्लस अभी भी 5 सेंटीमीटर का एक्सटेंशन इसमें है, तो वो स्प्रिंग एनर्जी। एक इक्वेशन आपको मिल गई इस पर, ये एनर्जी कंजर्वेशन से, दूसरे आप बता सकते हैं मोमेंटम के कंजर्वेशन से। दो इक्वेशन, दोनों वेलोसिटीज आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए, पहला मोमेंटम कंजर्वेशन, दूसरा अगर कोई लॉसेस नहीं है तो ये एनर्जी का कंजर्वेशन भी हम यहाँ पे आराम से कर सकते। क्लियर है बात, पक्का। चलिए, तो आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया, इस टाइप के क्वेश्चन तो न्यूमेरिकल तो आप कर ही सकते हैं, अब हम प्रैक्टिस करेंगे। पर आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि बताइए, कैन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम? क्या एक सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी चेंज की जा सकती है विदाउट चेंजिंग इट्स मोमेंटम? ये आपका क्वेश्चन है। हाँ भाई, की जा सकती है, अभी तो हमने बात करी। हमने सारे क्वेश्चन ऐसे ही देखे हैं, अभी सारी चीजें ऐसी ही देखी है, जिसमें आप चाहे बुलेट और गन का सिस्टम ले लीजिए, उसका मोमेंटम चेंज नहीं हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। आप ये स्प्रिंग वाले एग्जांपल ले लीजिए, इसमें मोमेंटम चेंज नहीं हुआ लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। बिल्कुल, काइनेटिक एनर्जी चेंज की जा सकती है विदाउट चेंजिंग मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। कहाँ से आएगी एनर्जी, किसी और फॉर्म में जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, इसका उल्टा आपसे पूछा गया, कैन मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम बी चेंज विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी? क्या एक सिस्टम का मोमेंटम चेंज कर सकते हो विदाउट चेंजिंग इट्स काइनेटिक एनर्जी? ये आपका क्वेश्चन है। आप पहले देख चुके हो ऑलरेडी, यस कर सकते हैं। कैसे? एक सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लो। क्या सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन ऑफ मोशन लगातार चेंज होता रहता है? यस। तो क्या उसका मोमेंटम लगातार चेंज हो रहा है, चाहे डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन मोमेंटम तो चेंज हुआ, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन चेंज तो मोमेंटम चेंज। और क्योंकि वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर चल रहा है तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी उसकी सेम है, हाफ एम यू स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट, पर उसका मोमेंटम एट एवरी पॉइंट चेंज हो रहा है, एट एवरी पोजीशन उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो यस, बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है। एक सिस्टम के लिए विदाउट चेंजिंग इन काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम चेंज किया जा सकता है, एंड इनवर्स या वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, कि मोमेंटम चेंज किए बिना काइनेटिक एनर्जी भी चेंज की जा सकती है। ठीक है बात, ओके। एक और क्वेश्चन आपसे पूछा गया, एक मेटेरॉइड है, वो एटमॉस्फेयर में गिरा तो जल गया। हम जानते हैं कि एक मेटेरॉइड जो ऊपर से आता है, एटमॉस्फेयर में जब आता है तो बर्न हो जाता है ना, एयर रेजिस्टेंस की वजह से। तो पूछा गया कि जब वो अंदर आया उसके पास मोमेंटम था, तो जब वो अर्थ तक आ रहा था, सरफेस तक आ रहा था, तो बीच में जल गया, तो उसके मोमेंटम का क्या हुआ, कहाँ गया वो मोमेंटम? ये आपका क्वेश्चन है। तो आंसर क्या दे सकते हैं आप आराम से, कि जो इसका मेटेरॉइड का जो मोमेंटम था वो ट्रांसफर हो गया उन एयर मॉलिक्यूल्स को, जिसकी वजह से वो जला, जिसका फ्रिक्शन फोर्स या जिसका रेजिस्टेंस फोर्स उस पर एक्ट किया, तो वो ट्रांसफर हो गया उन एयर मॉलिक्यूल्स को। तो अगर मैं मेटेरॉइड प्लस एयर मॉलिक्यूल इस पूरे को एक सिस्टम मानूं तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ये हिसाब भी आप यहाँ बोल सकते हैं। ऐसे आपसे पूछा गया कि अगर एक बोट है, उस बोट पे जो सेल होती है, जो आप देखते हैं ना, बड़ा सा कपड़ा सा लगा होता है, जो जिसपे हवा लगती है, जिसका फोर्स हवा हवा का फोर्स जिस पे लगता है और बोट आगे बढ़ती है।
तो आपसे पूछा गया कि कैन अ बोट बी प्रोपेल्ड, आगे बढ़ा सकते हैं क्या, बाय एयर ब्लोन एट द सेल्स फ्रॉम अ फैन अटैच्ड टू द बोट। आपने उस बोट पे एक पंखा लगा दिया, वो पंखा लगातार उस सेल पे हवा फेंक रहा है, तो क्या उसकी वजह से वो बोट आगे बढ़ पाएगी? ये आपका क्वेश्चन है। तो बताइए क्या करें। तो अगर मैं इस पूरे को एक सिस्टम मानता हूँ, मतलब बोट, सेल, फैन, ये सारा मेरा एक पूरा सिस्टम हो गया, ठीक है। अब इस सिस्टम के लिए देखो तो पंखा जो हवा सेल पे मार रहा है, क्या वो एक इंटरनल फोर्स है? यस, क्योंकि वो अंदर फोर्सेस लग रहे हैं। उस पूरे सिस्टम के लिए फोर्स इंटरनल फोर्स हो गया, और इंटरनल फोर्स की वजह से मोमेंटम चेंज नहीं होता, ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मोमेंटम चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि एक पंखा आपने बोट पे कनेक्ट कर दिया, वो हवा मार रहा है उस सेल पे, और आप सोचते हैं कि बोट आगे बढ़ जाएगी, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। ठीक है बात। चलिए, तो ये सारे क्वेश्चंस हमने आज के वीडियो में देखे। नेक्स्ट टाइम पे हम इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और फिर आगे बढ़ेंगे जिसमें हम कोलिजन की बात करेंगे। ठीक है, वेरिएबल मास सिस्टम भी बाकी है, और फिर कोलिजन की बात हम उसमें करने वाले हैं। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ते रहिए, कोई डाउट है तो पूछिएगा।